हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूनिट 4 हमारी जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में टैक्स इनवॉइस का क्वेश्चन आया हुआ था और क्रेडिट और डेबिट नोट के बारे में पूछा हुआ था। तो मैंने ये आज की इस वीडियो में कवर करती हूँ और आपको समझाती हूँ इसका मीनिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है बेसिकली जो हमारा यूनिट 4 है उसका टाइटल है प्रोसीजर्स, कि भाई जीएसटी में आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो टैक्स इनवॉइस का होता है। इनवॉइस को हम बिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद भाई कौन कौन सी डिटेल रिक्वायर्ड रहती है इस इनवॉइस में, भाई क्या क्या लिखना होता है वो सब पढ़ेंगे। साथ में किस मैनर में हमें इनवॉइसेस को इशू करना होता है जीएसटी में, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको ये सैम्पल भी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसा होता है हमारा जीएसटी इनवॉइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है। और जीएसटी की आपको एक प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगी जिसमें आप ये सारे जीएसटी के टॉपिक अकॉर्डिंगली सीरियल वाइज वॉच कर सकेंगे। चलिए टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ते हैं। तो जीएसटी इनवॉइस, या फिर इसको हम टैक्स इनवॉइस भी बोलते हैं, एक तरीके का कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर इशू करता है, बेचने वाला इशू करता है बायर को, ख़रीदने वाले को, ठीक है। तो सेलर इशू करता है ना, हम दुकान पे गए कुछ लेने और हमें बिल मिला, उसी टाइप का सीन है। तो मस्ट बी इशूड बाय दी सेलर टू अ बायर, ओके जी। तो एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मस्ट इशू जीएसटी इनवॉइस। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे बिजनेसेस जो कि जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, वो जीएसटी इनवॉइस इशू करते हैं हर टैक्सेबल सप्लाई के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की जो टैक्सेबल सप्लाई है उसके लिए। तो इनवॉइसेस ऑल्सो सर्व एज लीगल डॉक्यूमेंट। इनवॉइसेस एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करना बहुत ही मैंडेटरी होता है लीगल पर्पसेस के लिए। और डिमांडिंग पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज, तो बोला गया कि एक बार अगर बायर ने उस बिल के ऊपर जो है पेमेंट कर दी, मतलब बायर को सेलर ने बिल दिया, इनवॉइस दिया और बायर ने पेमेंट कर दी, तो इनवॉइस एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। बिल उस चीज़ का एक, भाई हमारे हाथ में बिल है, हमने मोबाइल परचेज़ किया, हमारे पास बिल है उस चीज़ का, तो हमारे लिए वो क्या है, एक तरीके का प्रूफ है, एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ इनवॉइसेस, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टैक्स इनवॉइस, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई, एक होता है पेमेंट वाउचर। तो टैक्स इनवॉइस जो होता है वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए होता है, और ये विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट, यानी कि दोनों के लिए हो सकता है कि भाई चाहे आप विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो या आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो टैक्सेबल सप्लाई जब भी होगी टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड पे द टैक्स ऑन सच सप्लाईज, कि आपने कुछ भी खरीदा, आपको इनवॉइस मिला, यू हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट पर्टिकुलर इनवॉइस। उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो क्या है ये, द सप्लाईज ऑन विच द पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड पे द टैक्स। तो यहाँ पे बोला गया ऐसी सप्लाईज जिसमें पर्सन को जो है रिक्वायर्ड नहीं रहता है टैक्स पे करना, और दीज आर मेनली इशूड बाय कॉम्पोजिशन डीलर और एक्सपोर्टर। मतलब एक तरीके का बिल ऑफ सप्लाई, कि भाई अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज किसी और आउटसाइड कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, तो मैं बिल ऑफ सप्लाई सेंड करूँगी। तो बेसिकली इस केस में आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इनवॉइसेस बताए गए हमें। पेमेंट वाउचर की बात करूँ तो ये एक तरीके का वाउचर होता है जो
इशू करना ही होता है जब व्हेन द टैक्स इज़ पेएबल बाय द रिसीवर, जब टैक्स जो है वो रिसीवर के द्वारा पे किया जाए। गुड्स एंड सर्विसेज का जो रिसीवर है, यानी कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करी और मेरे को वो टैक्स पे करना पड़ेगा उन पे, तो इसमें आपके इम्पोर्टर्स भी आ जाएंगे और रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म भी आ जाएगा। इम्पोर्टर्स वो होते हैं जब हम बाहर की कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ मंगाते हैं अपनी कंट्री में और बेचते हैं, तो मैं क्या हो गई, एक तरीके की इम्पोर्टर हो गई। मैंने बाहर से कंट्री से ऑर्डर किया एक किसी कंपनी से और मैं यहाँ अपनी कंट्री में बेच रही हूँ या उसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं एक इम्पोर्टर हूँ, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा पेमेंट वाउचर में। अब कौन कौन सी डिटेल्स रिक्वायर्ड रहती हैं जो जीएसटी इनवॉइस में मेंशन करना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूँ। इसमें भाई सबसे पहले तो जो सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा और उसका GSTIN लिखा जाएगा। GSTIN का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि इनको मिलता है। भाई आप अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे जीएसटी के अंडर तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उसी को हम GSTIN बोलते हैं। तो ये तीनों लिखी होंगी चीज़ें। नंबर 2, इनवॉइस का नंबर लिखा होगा और यूनिक होगा वो नंबर हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो विच इज़ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। तो जो इनवॉइस नंबर होगा उसमें 16 कैरेक्टर लिखे जाएंगे और अल्फ़ाबेट भी होगा उसमें, न्यूमेरल्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हाइफन या डैश या अंडरस्कोर स्लैश, ये सब लिखा जा सकता है। थर्ड, इनवॉइस की डेट लिखी जाएगी। फोर्थ, जो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका GSTIN नंबर, ये सब लिखा जाएगा। और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहा है पर्सन, अगर वो GST के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम और उसका एड्रेस तो लेंगे ही लेंगे, साथ में डिलीवरी का एड्रेस भी हम मेंशन करेंगे इनवॉइस के अंदर। अगर टैक्सेबल सप्लाई 50,000 रुपये की अमाउंट से ज़्यादा है तो हम इस केस में इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। फिफ्थ, अगर मैं बात करूं तो अगर इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से कम है तो हम क्या करेंगे, रिसिपेंट का सिर्फ नाम और एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद HSN कोड और SAC कोड हम लिखेंगे और जिसकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, मतलब जिस टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उस केस में ये सब लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की, भाई कितने गुड्स दिए गए, कि क्या नाम है उस गुड्स का, कितनी अमाउंट कितनी क्वांटिटी में दिए गए, वो सारा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई हुई है उसकी टोटल वैल्यू लिखी जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू लिखी जाएगी, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हम करते हैं। साथ में GST रेट कितना लगाया, CGST कितना जाएगा, SGST कितना लगेगा, IGST कितना लगेगा, GST कंपनसेशन सेस भी लगेगा जो कि रिसिपेंट पे करेगा। रिसिपेंट मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहा है वो। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसका नाम, उस स्टेट का नाम, और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तो वो भी हम मेंशन करेंगे। साथ में एड्रेस फॉर डिलीवरी, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी होनी है वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफरेंट हो सकता है, यस, वो सब हम मेंशन करेंगे। और सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर जो कि सप्लायर के द्वारा किया जाएगा, ये सब। उसके बाद भाई इनवॉइस इशू करना है GST के अंडर, तो किस मैनर में करोगे, तो बोला गया कि सबसे पहले टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ टू बी इशूड इन 3 कॉपीज़। तो जो टैक्स इनवॉइस है वो 3 कॉपीज़ में इशू किया जाएगा। एक तो ओरिजिनल कॉपी जो रिसिपेंट को मिलेगी, दूसरी ट्रांसपोर्टर को मिलेगी डुप्लीकेट कॉपी, और ट्रिप्लीकेट कॉपी यानी कि तीसरी कॉपी मिलेगी सप्लायर को जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। तो ये 3 कॉपीज़ होंगी। नंबर 2, टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, अभी जो हमने 3 पढ़े वो गुड्स के लिए था। अगर सर्विस की सप्लाई हो रही है तो आपको 2 कॉपीज़ रिक्वायर्ड रहती हैं। पहली कॉपी जो रिसिपेंट को मिलेगी, दूसरी डुप्लीकेट कॉपी जो सप्लायर को मिलेगी।
अगर बिल ऑफ सप्लाई का केस है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केस में ही अगर बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जा रहा है तो यहाँ पे रिसिपेंट को ओरिजिनल कॉपी मिलेगी इनवॉइस की, और मतलब बिल मिलेगा, और साथ में डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी सप्लायर को। तो इस तरीके का हमारा टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट होता है। मतलब अगर आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले भाई इनवॉइस का नंबर लिखा जाएगा, इनवॉइस की डेट लिखी जाएगी, पेमेंट की ड्यू डेट लिखी जाएगी, और भाई कौन दे रहा है, कौन सी कंपनी सप्लाई कर रही है वो लिखी जाएगा, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, शिपिंग एड्रेस कहाँ है भाई, कहाँ पे सप्लाई करनी है, फिर भाई गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर टैक्स रेट जीएसटी का कि भाई टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, जीएसटी, सीजीएसटी इतना है, एसजीएसटी इतना, और ये सब फिर टोटल पेएबल अमाउंट हम लिखेंगे। तो उसके बाद बोला गया कि व्हेन शुड अ टैक्स इनवॉइस बी इशूड अंडर जीएसटी, कि भाई जो टैक्स इनवॉइस है वो कब इशू किया जाना चाहिए। ओबियसली टाइम ऑफ सप्लाई, जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है और जब जीएसटी पेएबल हो चुका है, यानी कि जीएसटी अब भरना ही है, तो यू हैव टू इशू इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, राइट। तो इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें बोला क्या गया कि अगर गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई कर दिए, ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज जब भी आपने जिस डेट को सप्लाई किए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना इनवॉइस इशू कर ही देना है, इंतज़ार नहीं करना, अदरवाइज़ पेनल्टी लग सकती है। तो हैंस जीएसटी इनवॉइस शुड बी आइडली बी इशूड जब रीज़नेबल पेमेंट एश्योर हो जाए तो ये इशू कर देना चाहिए। क्रेडिट एंड डेबिट नोट की बात करूँ तो जब गुड्स आपने सप्लाई करे और वो रिसिपेंट ने रिटर्न कर दिए, या फिर व्हेन देयर इज़ अ रिवीजन इन द इनवॉइस, या फिर इनवॉइस में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी लिख दी या कम क्वांटिटी लिख दी, कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है सप्लायर के द्वारा एंड रिसीवर के द्वारा। तो डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो 2 सिचुएशंस के अंडर इशू होता है। तो पढ़ेंगे ये 2 सिचुएशन क्या है। सबसे पहली सिचुएशन है कि व्हेन दी अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर डिक्रीजेस, कि जो अमाउंट बायर ने पे करनी है सेलर को वो कम हो जाए, मतलब वो डिक्रीज़ हो जाए। तो इस केस में क्या बोला गया, तो देयर कैन बी अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे गुड्स की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है कि भाई गुड्स पहुँच गए, गुड्स डिलीवर हो गए, लेकिन गुड्स की वैल्यू में अगर कोई चेंज आ रहा है तो दिस कैन बी ड्यू टू अ रिटर्न ऑफ गुड्स और ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ गुड डिलीवर्ड। कि मान लो भाई सप्लायर ने अच्छी क्वालिटी के गुड्स डिलीवर नहीं करे तो रिसिपेंट ने गुस्सा होकर गुड्स रिटर्न मार दिए, तो इस केस में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्रीजेज, है ना, गुड्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। तो इस केस में डेबिट नोट इशू किया जाएगा। डेबिट नोट इशू कौन करेगा, परचेज़र करेगा, यानी कि रिसिपेंट इशू करेगा, सेलर को देगा। डेबिट नोट में वो डिटेल प्रोवाइड करेगा कि भाई इतनी अमाउंट मेरी डेबिट हुई है और मतलब होगी, एंड ऑल्सो ये स्टेट द रीज़न फॉर द सेम, वो भी वो बताएगा कि भाई मैंने तो पहले पेमेंट कर दी पर अब मुझे आपके गुड्स पसंद नहीं आए, मैं वापस करूँ, अब आप मेरे पैसे वापस करो। तो ये डेबिट नोट इशू करेगा। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट इज़ परचेजर बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द सेलर विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, है ना, भाई सेलर के पास तो पैसा आ गया था, तो सेलर का अकाउंट तो क्रेडिट हो गया था कि भाई सेलर के पास पैसे आ गए, उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो अब क्योंकि अब तो रिसिपेंट ने वापस कर दिया गुड, अब रिसिपेंट अपने पैसे वापस मांग रहा है, तो इस केस में सेलर का अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए डेबिट नोट इशू किया जाता है और कुछ नहीं है इसमें। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ तो व्हेन दी अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर इंक्रीजेज, कि अब क्या हो रहा है कि बायर ने जितनी अमाउंट पे करनी थी उससे ज़्यादा अमाउंट उसको पे करनी है। ये किस केस में है, जब वैल्यू ऑफ इनवॉइस बढ़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा गुड्स डिलीवर हो गए, या फिर जो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हुए हैं उनका चार्ज कम लगाया गया था या इनकरेक्ट वैल्यू लगाई गई थी। तो यहाँ पे
डेबिट नोट इन दिस केस इज इशूड बाय द सेलर। अब डेबिट नोट कौन इशू करेगा? सेलर करेगा, क्योंकि अब सेलर को बायर से वापस मतलब बायर से पैसे और लेने हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, है ना। इस केस में ये है, उल्टा केस है जस्ट। तो इसमें क्या होगा? द रिसिप्ट ऑफ डेबिट नोट इशूज, तो बायर क्या करेगा एक तरीके से, जब उसको डेबिट नोट इशू मतलब रिसीव हो जाएगा सेलर के द्वारा जो किया गया, इस केस में बायर एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो रीज़न यही है कि सेलर का अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, और जब डेबिट नोट इशू किया जाएगा तो डेबिट बैलेंस बायर का इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स कि मोर अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द बायर, कि भाई अब बायर को ज़्यादा पैसे देने हैं। तो अब इस केस में ये चीज़ होगी कि एक क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा बायर के द्वारा, और उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि बायर को एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। अब इन्होंने बोला कि किस केस में डेबिट नोट इशू किया जाता है और किस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो डेबिट नोट की अगर मैं बात करूं तो भाई ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस जब हम इशू करते हैं और जो टैक्सेबल वैल्यू हम इनवॉइस में लिखते हैं, अगर वो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू से कम हो तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं। ऐसे ही क्रेडिट नोट की अगर मैं बात करूं तो अगर एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू से इनवॉइस की अमाउंट एक्सीड करे तो जो है क्रेडिट नोट इशू किया जाता है सप्लायर के द्वारा। तो ये सब है सब। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।